सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन की जो गति है और जीवन की गति के अंदर एक ऐसी मति बन जाती है कि व्यक्ति एक छोटा होता है और छोटे कद के व्यक्ति कहाँ पहुंच नहीं सकता। प्रभु की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद, जीवन की मेहनत, इस सब चीजों को हम लेकर के चलते हैं, तब क्या होता है, एक ऐसा पुरुषार्थ और प्रारब्ध मिल जाता है कि व्यक्ति एक अपने आप में एक छोटे से गांव से पैदा हुआ व्यक्ति एक अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकता है। जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं बनती है और उसमें नारी शक्ति की हम जब बात करें, जीवन के अंदर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हम जब स्तुति गाते हैं, हम जब बातें करते हैं उस जगत जननी देवी की कि शक्ति क्या नहीं कर सकती है। हम कहते हैं कि वुमन पावर, इस बात करते हैं, मगर सच में ये बात है कि भगवती शक्ति की आराधना अष्टभुजा हम इसीलिए कहते हैं देवी नारी को, क्योंकि वो पुरुष से भी 8 गुना कार्य कर सकती है। एक घर में बच्चा रो रहा है और 2 दिन आपके पास रख दूं तो वो पिताजी जो होता है ना, वो थक जाएगा, बच्चा थकेगा नहीं। मगर जब वो माता जी के पास वो बच्चा रहता है तो अपने आप में वो सोचता है कि नहीं, मेरी माँ का वात्सल्य मुझे मिल रहा है। यहाँ मेरे साथ आज भारत से और वो भी अर्थनगरी मुंबई से डॉक्टर कल्पना सरोज जी यहाँ मेरे साथ मौजूद है। कल्पना जी, आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी के कार्यक्रम में। स्पिरिचुअल जर्नी होती है आध्यात्मिक यात्रा जी। और आध्यात्मिक तो मेरे ख्याल से हम पैदा होते उसी वक्त हमारी माँ हमको दे देती है कि बेटा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से चालू हुई? एक्चुअली मैं एक बुद्धिस्ट लेडी हूँ। बुद्ध धर्म में मैं जन्म लिया है जी। तो घर से, परिवार से तो बुद्धिज्म ही हमें सिखाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से हमें प्रेरित किया गया है जी। और उन्हीं विचारों को लेते हुए हम अपनी जीवन की यात्रा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से जीवन हम लोग जी रहे थे, तो जो अगर अभी हम 40-45 साल अगर पीछे जाएंगे तो उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। मतलब अगर
दलित समाज से लिया जाए तो फिर उसको थोड़ा सा किस तरह से तकलीफ दी जाए, मतलब ये सारी चीजें हुआ करती थी उस जमाने में। तो बड़ा अजीब सा भी लगता था कि ऐसे क्यों, हमारे ही साथ में ऐसे क्यों, पर इस क्यों का कभी कोई जवाब नहीं था। एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ समाज को संघर्ष इस तरह से हम। लेकिन मेरे बाबा जो है वो पुलिस में थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग गांव में नहीं, मतलब सिटी में रहा करते थे और पुलिस लाइन में रहा करते थे, तो वहाँ इतना सब हमने नहीं सहना पड़ा। लेकिन जब कभी हम गाँव जाते थे हमारे दादा को मिलने के लिए ये तब हम देखते थे कि माहौल कुछ अलग है वहाँ का। तो फिर हमने काफ़ी कुछ आगे बढ़ने की कोशिशें की, काफ़ी कुछ भगवान बुद्ध के विचारों को पढ़ा, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन बदनसीबी वहाँ पर भी ऐसे हुई कि समाज का दबाव आया, कहा नहीं हम बेटियों को तो पढ़ाया नहीं जाता, जल्दी से शादी करा दो और बस खत्म करो बातों को। तो मेरे बाबा बोले नहीं, मैट्रिक तो सिखाएंगे हमारी बेटी को, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो वो जानते थे पढ़ाई का महत्व। लेकिन मामा वगैरह जो ये सारे हमारे जो रिश्तेदार थे तो बोला करना क्या है, बेटी आया ने जहर की पुड़ी, अगर रखना क्यों घर में। तो इस तरह से फिर उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी करवा ही दी। आखिर एक लड़का पकड़ के लाया, बोला मुंबई का लड़का है जी। हाँ, तो बस मेरी माँ को बोला तेरी बेटी को मुंबई का लड़का मिल रहा है, कितनी भाग्य की बात है बताओ। अब मुंबई भाग्य की बात है, लड़का क्या कर रहा है वो कोई भाग्य नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्या काम कर रहा है, उसका खानदान क्या है, कौन सी नौकरी, कुछ नहीं, मुंबई में रहता है। तो बस शादी करवा दी। जब शादी करा के मुंबई में आए तो पता चला कि वो तो सारे ससुराल वाले झोपड़पट्टी में कहीं रह रहे हैं। तो झोपड़ा उपड़ा तो अपन ने देखा नहीं था गांव में। जी बाबा का तो पुलिस लाइन में घर था, अच्छा साफ सुथरा थोड़ा सा, और यहाँ बड़ा ही अजीब सा था वो। खैर 6 महीने तो उन लोगों ने मतलब इस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया कि जैसे किसी नौकर के साथ भी कोई नहीं करता है। मतलब अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया, अभी 12 साल की बच्ची, कुछ तो गलती होगी, तो ये 7-8 लोगों का खाना बनाना है, दाल में नमक ज्यादा हो गया तो बाल पकड़ के मारेंगे, इतनी गंदी गालियां देंगे, माँ तेरी माँ ने ये सिखाया, तेरे बाप ने वो, बहुत बुरी तरह से। तो इस तरह से 6 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। ना टाइम पे खाना देते थे, ना बालों में तेल लगाने देते थे, बहुत अजीब सा था। 6 महीने बाद बाबा मुझे मिलने के लिए आए। तो जब वो मिलने के लिए आए, बेटी को मिलना है, देखा तो उसकी बेटी है ये, वो पहचान नहीं पा रहे, मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी थी। तो मेरे बाबा बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे और बोले कि नहीं, मैं अभी के अभी अपनी बेटी को लेके जाऊंगा। मैंने शादी करके दी, एक सुखी संसार जीने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि तुम उसकी ये हालत दशा करो। तो वो लोग भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो अच्छा ये था कि बाबा पुलिस की ड्रेस में आए हुए थे। ड्यूटी के ऊपर आए थे, महाराष्ट्र में जो मुंबई में जो उनका हेडक्वार्टर है, वो वहाँ के लिए आए हुए थे, तो ड्रेस लगा कर ही आए थे। तो बोला कैसे तुम नहीं लेके जाने देता हूँ, मैं अभी देखता हूँ करके। मेरे को बोला चलो आगे, और इस तरह से मैं मतलब बाबा के साथ, और मुझे इतना डर लग रहा था मेरे बाबा को भी ये लोग मारेंगे, क्योंकि जब मुझे मारते हैं तो हाँ, क्योंकि इनका घर है, इनके लोग हैं, तो शायद। तो बस बाबा मुझे ले गए और कहा कि अभी तुम पढ़ना शुरू करो, वो जो हो गया भूल जाओ, ऐसे समझो कि एक बुरा सपना था। लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब बेटी ससुराल से मायके चली जाती है, तो उसकी तरफ देखने का नज़रिया जो समाज का है वो बहुत ही बुरी तरीके से होता है। उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था, आज भी मतलब ऐसे होता ही है कि बेटी जब ससुराल से मायके आएंगी तो उसको बड़ी गलत नज़र से देखा जाता है। तो बस यही हुआ कि ये लड़की में क्या खामियां हैं, ये कितनी बुरी लड़की है, ये ससुराल में टिक नहीं सकी। घर से ही शुरू था पहले तो, नानी दादी चाचा चाची जो जिनको जो भी कहना था कि क्या हुआ, हम लोग भी तो बहुत सहा है ना, हम लोगों ने थोड़ा सह लेती, क्या फर्क पड़ता था। अब मैं तो सह ही रही थी, मेरे बाबा लेकर गए, मैं क्या करती उसको। तो बहुत मुझे इतना अजीब हो रहा था, मेरे माँ बाप को भी सारी बातें सुना रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ ये, फिर मेरी ज़िंदगी तो मतलब एकदम ख़राब हो गई है ना। मैं पढ़ सकी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, वो भी नहीं, और मैं इतनी होशियार विद्यार्थी थी अपने स्कूल की, मैं पढ़ नहीं सकी। शादी हुई, वो अच्छी नहीं रही, फिर करूँ क्या, मर जाती हूँ, और मैंने जहर पी लिया। अरे वाह। तो मैंने 3 बोतल वो टिक, तब वो खटमल मारने वाली दवाइयाँ हुआ करती थी, तो मैंने सोचा एक पी के मरूंगी नहीं शायद, तो 3 ले लेते हैं, तो 3 मैंने एक साथ पी ली। बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया गया। हमारा जो एरिया का पुलिस
ये था इंचार्ज था, उसने कहा कि किसी भी सूरत में ये लड़की बचना चाहिए यहाँ पर, और मुझे बचाया गया। तो उसने डॉक्टर ने बोला 24 घंटे में अगर इसको होश आया तो नसीब, नहीं तो कहा नहीं जाता। किसी तरह से मैं बची, लेकिन जब दूसरे दिन लोग मुझे मिलने के लिए आए, चाहे वो पुलिस वाले थे, हम सबको चाचा कहते थे ना, वो रहे या रिश्तेदार रहे, तो वो सब ये कह रहे थे कि ये लड़की, पता है अगर तुम मर गई होती तो लोग क्या कहते, लोग तो यही कहते कि महादेव की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इसको मरना पड़ा। ये बात मुझे इतनी बुरी लगी, दिल के गहराई तक चुभ गई कि मैं न मर सकती हूँ न मैं जी सकती हूँ, मैं मरने गई हूँ तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो उससे अच्छा है कि कुछ करके मरने के बजाय कुछ करके जी लेते हैं अभी, ठीक है, और इनको मैं कुछ करके दिखा दूंगी अभी। और मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। फिर मैं थोड़ा ठीक होके घर आई, फिर माँ को बोला कि मुझे कुछ काम करना है, और मैंने काफ़ी कोशिश की वहाँ पर नर्स बनने की, पुलिस बनने की, सबसे पहला पुलिस बनने की, क्योंकि पुलिस की बेटी थी इसलिए। तो उम्र छोटी थी तो नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। तो वहाँ के जो PSI थे उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम SSC पढ़ लो, फिर उसके बाद में तुमको डायरेक्ट मैं PSI बना देता हूँ, ठीक है, मतलब समझा बुझा के भेज दिया जैसे। और फिर मैंने सोचा चलो मैं नर्स बन जाती हूँ, वो भी एक अच्छा काम है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं कुछ हो सका। फिर सोचा मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लेती हूँ, देश के काम आ जाऊँगी कम। तो उस वक्त लड़कियों को तो नहीं, मतलब फिर मैं क्या करूँ, मैं तो खेती में जा नहीं सकती, कोई करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने खेती में भी जाने की कोशिश की, कुछ खेती में भी काम करके, तो वहाँ 8 आना कुछ मिल जाता था, लेकिन ये काम अपन नहीं कर सकते, ये सोचा मैंने, अपना काम नहीं है ये। तो फिर मैंने माँ से कहा कि मुझे मुंबई भेजो, वहाँ पर बहुत बड़े मिल है, कारखाने हैं, कुछ कंपनियाँ हैं ना कहीं मैं प्राइवेट में काम कर लूँगी। तो मेरी माँ बोली कि पागल हो गई क्या तेरे को मुंबई भेजने के लिए, तेरा बाप सुनेगा क्या। बाप पुलिस वाले थे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, तो बोला नहीं भेजेंगे नहीं। मैं बोला ठीक है, अगर नहीं भेजते हो तो अभी मैं ट्रेन के नीचे जाके सो जाती हूँ, क्योंकि जहर खाने से तो तुम लोग बचा लेते हो, ट्रेन के नीचे जाओगे तो नहीं बचा पाओगे ना। तो मेरी माँ बोली ये लड़की सही में पागल हो गई है, ये जो कहती है इसको करने दो, बाबा को समझाया उसने। और मेरी माँ मुझे वो दादर मुंबई छोड़ने के लिए आई। दादर में मेरे चाचा रहा करते थे, जिनको आंखों से बहुत कम दिखता था, तो वो बेचारे अपने पापड़ वापड़ का धंधा करके अपना खा लेते थे। तो वो भी झोपड़पट्टी में ही रहते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी ये नहीं था, पापड़ बेच के क्या करने वाले हैं। दादर में एक बापट मार्ग रोड है, उसके ऊपर एक झोपड़पट्टी थी, वहाँ पर रहते थे। तो वो बहुत डर से गए कि एक जवान लड़की को मैं अपने पास रखूंगा, ये माहौल कैसा है, कुछ भी हो सकता है, मैं वैसे ही कम देखता हूँ, कैसे होगा। तो वो जहाँ पापड़ बेचते थे, तो एक गुजराती फैमिली थी, रेलवे के ड्राइवर थे वो। तो उसको बोला कि क्या आप मेरी बेटी को, मतलब उनकी अच्छी दोस्ती थी, वो काफ़ी उनको रिस्पेक्ट करते थे, तो क्या आप मेरी बेटी को आपके पास रखोगे, मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 3 बेटी मेरी है, चौथी बेटी वो भी रहेगी। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। अब घर पे रखा तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते, तो मैंने कहा मैं तो नौकरी के लिए आई हूँ यहाँ पर, करना मतलब क्या कर सकते हो, तो मैं बोला सिलाई कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उस बीच मैंने सिलाई सीख ली थी। तो उन्होंने मुझे लोअर परेल में काम को लगाया, एक होजरी फैक्ट्री में, कि ठीक है यहाँ पर आप काम कर सकते हो। लेकिन मुझे वो काम, वो सब लड़के लड़कियाँ एक साथ काम कर रहे हैं, तो गांव में ऐसा चलता ही नहीं, लड़के लड़कियाँ एक साथ। तो मैं डर गई अभी कैसे, तो मशीन मुझसे चल ही नहीं रही। तो वो जो इंचार्ज होता है वो मुझे बड़ी जोर से डांटा कि काम आता नहीं है, खुद को कारीगर बोलती हो, चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम वाम है नहीं है। तो मुझे रोना आया, मैंने कहा नहीं मुझे प्लीज़ काम दे दीजिए, मैं गाँव से आई हुई हूँ। और फिर बोला अच्छा ठीक है, वो लड़कियां वहाँ पर धागा काट रहे, तुमको वो काम आएगा कि नहीं। मैं बोला हाँ आएगा, क्योंकि मैं नौकरी जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए फिर मैं वहाँ पर उनके साथ में धागा काटने के लिए। तो वो 60 रुपये महीना और 2 रुपये रोज, जो ज़िंदगी का स्टार्टिंग का था। लेकिन मुझे अपने आप पे बड़ी चिढ़ आई कि मैं अच्छी भली कारीगर हूँ, मैं अच्छे कपड़े सिल सकती हूँ, मुझे हो क्या गया जो मशीन नहीं चल रही है। तो ये लोग जब टी टाइम में लड़के लड़कियां बाहर जाते थे या लंच टाइम में चले जाते थे, मैं धीरे से मशीन पर बैठ के मशीन चलाना जानती। तो मैं तो सीखी हुई थी ही, डर था जो नहीं चला पा रही थी। तो बाद में वो मशीन मुझसे चली, तो मैंने वो इंचार्ज को बोला कि अभी मैं कर सकती हूँ इस पर काम। बोला नहीं अभी महीना भर तुम उधर ही करो। तो महीना भर उधर ही करना पड़ा मुझे। और उसके बाद में जब मैं मशीन पे काम किया मैंने, तो मैंने 200 रुपये कमाए। तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं बाबा 300 रुपये कमाते थे, पगार आती थी, और मैंने 250 रुपया, 100 रुपये का नोट कैसे होता है वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा कि ऐसे 100 रुपये होते हैं।
तो वो गुजराती फैमिली को मैंने कहा ये पैसे आप रख लो, क्योंकि आप ही के घर में खाना खाती हूँ, आप ही के घर में रहती हूँ। वो गुजराती फैमिली इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम बेटियों को देते हैं, बेटियों से लेते नहीं है कभी। आपको जब बेटी माना है तो आपसे कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने नहीं लिया। मैंने बहुत जिद की कि मेरे माँ बाप यहाँ है नहीं, मैं किसको दूँ ये पैसे, और मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जानते नहीं थे तब खर्चा वर्चा करना। तो पेटी हुआ करती थी संदूक उस वक्त पत्रे की, छोटा, उसके अंदर सब रखते थे। हाँ, तो उसी में उन्होंने मेरे पैसे डाल दिए, मतलब मेरा दिल रखने के लिए लिए, लेकिन उसमें डाल दिए। इसी बीच बाबा की नौकरी का प्रॉब्लम हो गया। जब बाबा की नौकरी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप आ जाओ मुंबई, सारे के सारे हम लोग मुंबई में यहाँ कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। तो ये लोग मुंबई आ गए। तो मुंबई में घर लेना मेरे लिए नामुमकिन था। तो कल्याण, मतलब वहाँ पर, तो कल्याण में मैंने एक 400 रुपये डिपॉजिट और 40 रुपये भाड़े का चौल में एक रूम ले लिया। अपने माँ बाप, बहन, भाई सबको मैंने यहाँ बुलाया और बस अपना फिर शुरू था काम करना। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि मेरी जो दूसरी बहन थी, और बहुत खुश थे हम लोग, खुश इसलिए थे कि अपने बलबूते पे जी रहे हैं, अपने कदमों पे खड़े हैं। भले हम कहीं बार ऐसे होता था कि इतने कम पैसों में इतना सारा परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता था। तो पगार आने आते कि कई दिन जो होते थे तो भूखा भी रहना पड़ता था। एक टाइम खाना खाया, एक टाइम नहीं भी खाया, कभी सूखी रोटी खा लिया, मतलब इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। तब भी हम खुश थे कि हम सारा परिवार एक साथ है और अपने बलबूते पे एक इसकी इज्जत की रोटी खा रहे हैं यहाँ करके। लेकिन उसी बीच मेरी एक बहन, मेरे से छोटी, बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि जब हम हॉस्पिटल उसको लेकर गए तो सिर्फ 2000 रुपये कुछ चाहिए थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, और वो मेरे पास तो थे नहीं ना 2000 रुपये कि मैं ट्रीटमेंट कर सकूं। और मेरी बहन तड़प के सामने मर गई। और जब वो मर रही थी तब उसके आंखों में ये था कि दीदी मुझे बचा ले, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा ले प्लीज़। तो मैं इतनी बेबस और इतनी लाचार थी कि अपनी बहन को बचा नहीं सकी। लेकिन उस वक्त मैंने कसम खा ली कि पैसा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ 2000 के लिए सामने बहन जा रही है, कल दूसरी बहन है, भाई है, माँ है, बाबा है, तो इसमें से मैं किसी को अब नहीं खोना चाहती। तो उसके लिए मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा, 200 रुपया नहीं चलने वाला, आप मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा था बार बार अपने एपिसोड में कि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होता, मगर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। और ये कल्पना जी जो बताए अपने जीवन की कहानी, और इस जीवन की कहानी प्रत्यक्ष रूप में आप अपने आप में जीवन में उतार सकते हैं कि बेटी क्या नहीं कर सकती है। शिव संकल्पमस्तु, अगर संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है तो मेरे ख्याल से खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगले एपिसोड में पुनः हम कल्पना जी से बात करेंगे। अस्तु, प्रणाम।